गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को सबको पता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर द एसेट्स अकाउंट इफ एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर क्वेश्चन में एसेट से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है तो एसेट्स अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें मैंने दो केस बताए थे। पहला केस मैंने बताया था कि इफ द एसेट्स आर गिवन एट देयर रिटर्न डाउन वैल्यू इट मींस नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज मेंटेन, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था। सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था कि व्हेन इज सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो देखो बेटा, आई थिंक हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन नंबर 20 किया था, 21 इसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 22। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन 22 में ये कहा गया है कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। जो इंफॉर्मेशंस आपको दी गई है उनसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। देखिए डियर, आपको इस क्वेश्चन में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। तो सबसे पहले तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बना लीजिए। ये आपके पास फॉर्मेट हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब आप देखो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड क्या क्या आइटम्स इस क्वेश्चन में गिवन है। देखो इसमें सबसे पहले कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मेको लिमिटेड। मेको लिमिटेड के शेयर्स में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस था 8 लाख रुपीस का, करंट ईयर का बैलेंस है 18 लाख रुपीस का। इट मींस ड्यूरिंग द ईयर आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे हुए मेको लिमिटेड के 10 लाख रुपीस के। भाई आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब दीज आर कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट अगर हम खरीदते या बेचते हैं तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग में। अब आप देखो इनसे रिलेटेड अकाउंट बनाने पड़ेंगे क्या? पहले एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ लो, कौन कौन सी एसेट से रिलेटेड अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट तो ये कह रहा है कि 9% डिविडेंड वाज रिसीव्ड फ्रॉम मेको लिमिटेड। देखो मेको लिमिटेड के कंपनी में जो हमने शेयर्स खरीदे हुए हैं उसके ऊपर आपको 9% का डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड से रिलेटेड कोई अकाउंट नहीं बनाना, सीधा सीधा डिविडेंड रिसीव्ड की कैलकुलेशन करोगे, जिसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस किया जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड किया जाता है, तो वो हम दिखा देंगे। सेकंड ही कहता है कि मशीन कॉस्टिंग ₹50,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 15,000 वाज सोल्ड फॉर ₹40,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹55,000। इसका मतलब मशीन का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। देखो और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, अकाउंट केवल एक बनाना पड़ेगा प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड, और कोई अकाउंट आपको बनाना नहीं है। तो देखो इसमें अब एक एक आइटम को लेते चलो। जैसे सबसे पहले कह रखा था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मेको लिमिटेड। भाई इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपने मेको लिमिटेड के लास्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट थे 8 लाख, करंट ईयर के इन्वेस्टमेंट हो गए 18 लाख। ड्यूरिंग द ईयर कितने के शेयर्स खरीदे, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया वहां पे 10 लाख रुपीस। तो यहां पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मेको लिमिटेड। भाई मेको लिमिटेड की कंपनी में आपने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया। अच्छा पैसा इन्वेस्ट करोगे, इसका मतलब पैसा आपके पास से जा रहा है आउटफ्लो कैश है। फिर सेकंड आपके पास दिया हुआ है 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो बेटा 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है। लास्ट ईयर हमारे पास इन्वेस्टमेंट का बैलेंस था 5 लाख रुपीस का, करंट ईयर का बैलेंस दिखा रखा है 1,50,000 का, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर हमने 3,50,000 रुपीस के इन्वेस्टमेंट सेल किए। डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब उसको सेल माना जाएगा। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कितने का सेल किया गया है? 350 कैश का इनफ्लो का। दूसरी बात
देखो आप लोगों ने प्लस में इंप्लाइड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। अगर इन्वेस्टमेंट के साथ कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो तो इसका मतलब होता है कि आपको ड्यूरिंग द ईयर उन इन्वेस्टमेंट पे उसी रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मीको लिमिटेड की शेयर्स के ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसमें तो ये कह दिया गया था कि आपको 9% डिविडेंड रिसीव हुए। इसी प्रकार आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बता रखा है, 12% बता रखा है। तो ये क्लियर है कि ड्यूरिंग द ईयर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर 12% के हिसाब से क्या मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, तो वो भी आप किस में दिखाओगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग। लेकिन चलो वो हम सबसे लास्ट में दिखाते हैं, अभी एक बार छोड़ दो। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आइटम दिया हुआ है प्लांट एंड मशीन। तो प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड आपको वर्किंग नोट में अकाउंट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। देखो बेटा, आपको एसेट्स अकाउंट बनाने का तरीका क्या बताया था कि भाई सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड में, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में। तो प्लांट एंड मशीन का डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्लांट एंड मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख रुपीस का। इसी प्रकार बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कितने का है, 6 लाख रुपीस का। क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख। अब देखो प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या कर रखी है। एक चीज अपने माइंड में रखो कि देखो प्लांट एंड मशीन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन कहीं पर भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स के ऊपर हर साल जितने का भी डेप्रिसिएशन लगता है वो एसेट्स की वैल्यू में से रिड्यूस किया जा रहा है। इसका मतलब एसेट्स अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू पर होनी चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि भाई एक मशीन कॉस्टिंग रुपीज 50,000 उसकी कॉस्ट बता रहे हैं। इसका मतलब आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू अभी पता नहीं है। और ये कहते हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन रुपीज 15,000। भाई एक मशीन जिसकी कॉस्ट 50,000 थी और उसका आज तक का डेप्रिसिएशन 15,000 है। तो देखो जो 15,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन उस मशीन पे आज तक का है, उसके लिए कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो है नहीं। आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में, आपको एसेट्स अपनी रिटर्न डाउन वैल्यूज के ऊपर दे रखी है। तो ये जो मशीन बेचने जा रहे हो इसकी भी क्या निकालो, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो 50,000 उसकी कॉस्ट थी, आज तक का डेप्रिसिएशन उसके ऊपर 15,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मशीन हमारे लिए कितने की है, 35,000 की। 35,000 रुपीस की मशीन थी, उसको हमने 40 में बेचा। इस 15,000 का कुछ नहीं करना, केवल उसकी कॉस्ट में से रिड्यूस करके रख लो। अब आपके पास मशीन की कॉस्ट है 35, आपने उसको बेचा कितने में, 40 में। तो देखो बेचने की एंट्री, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन के क्रेडिट साइड में यहां पे लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। आपने उस मशीन को कितने अमाउंट में सेल आउट किया है, 35,000 में सेल आउट किया। ठीक है, सॉरी 40 में सेल किया। भाई मशीन की कॉस्ट 35 थी, बेचा मतलब की वैल्यू 35 थी, बेचा 40 में। अच्छा 35 की मशीन 40 में सेल आउट करोगे, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000। प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या होती है, मशीन डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो मशीन के डेबिट साइड में टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस मशीन को बेचने से कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 रुपीज का प्रॉफिट है। ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद मशीन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट और कह रहा था कि भाई डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 55। भाई साल के दौरान हमने 55,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन भी लगाया, कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है। आपने मशीन पे 55 का डेप्रिसिएशन लगाया, एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन के ही क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन है ड्यूरिंग द ईयर, 55 का। ठीक है भाई, क्लियर। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब दोनों साइड का टोटल करो, इस साइड का टोटल आ रहा है 695, इधर का टोटल आ रहा है 4,05,000।
695 में से 4,05,000 रुपीज को माइनस कर लो, कितना बच गया आपके पास? 2,90,000। 2,90,000 रुपीज का जो डिफरेंस है क्रेडिट साइड जाता है, तो डेबिट साइड में डिफरेंस को क्या मानना है? परचेज ऑफ मशीन। मशीन परचेज करते हैं, एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पे लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज, बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज, कितने की परचेज है? 2,90,000। ये टोटल कर दो, 695 695। ठीक है बेटा। अब देखो इस मशीन अकाउंट से कुछ इंफॉर्मेशन निकली है जिसको कहां का दिखाना है। 5,000 का लॉस हुआ था, सॉरी प्रॉफिट हुआ था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होगा। 55 का डेप्रिसिएशन था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। 40,000 की मशीन सेल की थी, 290 की परचेज की थी। मशीन को परचेज करना या सेल करना कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में एक तो लिख देंगे सेल ऑफ मशीन, कितने की सेल की गई थी? 40,000। इसी प्रकार परचेज ऑफ मशीन की जगह प्लांट एंड मशीन लिखना बेटा, पूरा नाम लिखना, प्लांट एंड मशीन। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी परचेज कितने की जा रही है? 290 की। अब परचेज करोगे तो उसमें पैसा जाए, ठीक है, आउटफ्लो। ठीक है, ये प्लांट एंड मशीन हो गई। कोई और फिक्स एसेट्स? बिल्कुल, गुडविल नाम की फिक्स एसेट्स हो रहे, जिसका प्रीवियस ईयर बैलेंस था 40,000, करंट ईयर बैलेंस हो गया 120। देखो गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, मैंने आपको समझाया था अगर कोई भी इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स का बैलेंस रिड्यूस होता है तो उसको तो मानना है रिटर्न ऑफ, ऑपरेटिंग में ऐड, और अगर इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे मानते हैं परचेज, और ऑपरेट इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे। यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ गुडविल, जैसे यहां पे गुडविल इंक्रीज हो रही है, परचेज ऑफ गुडविल। इस साल कितने की गुडविल परचेज की गई है? 80,000। आपके पास से कैश आउटफ्लो, ठीक है बेटा। और कोई फिक्स एसेट्स? और कोई फिक्स एसेट्स नहीं है, चारों एसेट्स दिखा दी, परचेज या सेल दिखा दिया सभी एसेट्स का। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड, मैंने आपको बताया था 3 आइटम और आने हैं, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। तो देखो एक तो इसने हमने जैसे मीको लिमिटेड के शेयर्स खरीदे थे, हालांकि उसके ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड या इंटरेस्ट कुछ नहीं दे रखा, लेकिन इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा था कि 9% डिविडेंड वाज रिसीव्ड फ्रॉम मीको लिमिटेड। भाई मीको लिमिटेड से 9% इन्वेस्टमेंट डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है। तो अब आप देखो कि मीको लिमिटेड से आपको 9% का डिविडेंड मिला है, कितने पे? 8 लाख पे या 18 लाख पे। एडिशनल शेयर्स कब खरीदे गए क्वेश्चन में बताया नहीं गया, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि ये कंसीडर किया जाता है कि जो एडिशनल शेयर्स है दे आर परचेज एट द एंड ऑफ ईयर। कब खरीदे गए हैं? एट द एंड ऑफ ईयर। तो उस सिचुएशन में ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे तो देखो इसमें 8 लाख के ऊपर 9%, 72,000 का डिविडेंड आपको मिला होगा। यहां पे लिखेंगे डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स ऑफ मीको लिमिटेड, ब्रैकेट में दिखा भी सकते हो 9% ऑफ 8 लाख, 72,000 का डिविडेंड मिला, पॉजिटिव आइटम। इसी प्रकार आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 12%। अब देखो प्रीवियस ईयर बैलेंस था 5 लाख, करंट ईयर बैलेंस है 150, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने इन्वेस्टमेंट सेल की, लेकिन कब? क्योंकि ये मैटर करेगा कि इंटरेस्ट आपको 5 लाख पे मिल रहा है या 150 पे मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो मैंने क्या बताया था? एट द एंड ऑफ ईयर मानना है। तो ये माना जाएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट बेचे गए ये साल के अंत में बेचे, यानी कि थ्रू आउट द ईयर आपके पास 5 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट थे। 5 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट के ऊपर एट द रेट ऑफ 12% आपको इंटरेस्ट मिला होगा। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 60,000, ये भी पॉजिटिव आइटम, ठीक है।
इसके अलावा बेटा और कोई फिक्स एसेट्स, कोई और इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव? नहीं बेटा, और कोई आइटम नहीं है। अब इन सबका एडजस्टमेंट कर लेना, सबका टोटल करके देख लेना बेटे। सबका टोटल करके देखोगे 1,48,000 रुपीज का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो इस 848 को क्या कहेंगे? कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको बोला जाएगा कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश आउटफ्लो कितने का हो रहा है? 8,48,000। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास प्रिपरेशंस ऑफ एसेट्स अकाउंट व्हेन द एसेट्स आर गिवन एट देयर रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है डियर? अब देखो बेटा, इससे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन 23 है वो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद करके देखेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमारे पास एसेट्स के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी गिवन है। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि एसेट्स में बी शोवन इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट टू वेज। एक तो हम लोग एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो डायरेक्टली एसेट्स में से कम करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में था। और एक दूसरा तरीका मैंने बताया था कि हम लोग एक सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो देखो, दोनों सिचुएशन में मैंने आपको ये सिचुएशन बताई थी कि भाई अगर मान के चलो कि आपने सेपरेटली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रखा है, ठीक है, और अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तब तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एसेट्स के प्राइस में जो चेंज हो रहा है उसे तो क्या मानेंगे? परचेज और सेल। और डेप्रिसिएशन के अमाउंट में जो चेंज हो रहा है उसे माना जाएगा करंट ईयर डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर एसेट्स का बैलेंस और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंस के साथ साथ क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे तो उस केस में दोनों अकाउंट आपको बना के देखने पड़ेंगे। तो देखो, इसी से रिलेटेड अब हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 24। इलस्ट्रेशन 24 को देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? The balance in machine account and accumulated depreciation account as on 31st of March 2018 and 19 are given below. मशीन अकाउंट का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस आपके सामने गिवन है। उसके बाद जैसे ये बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं, आगे कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख accumulated depreciation thereon 44 was sold for ₹30,000। ड्यूरिंग द ईयर आप एक मशीन बेच रहे हो और अब आपसे क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं? ये कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ मशीनरी परचेज, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। भाई एक तो ये निकालो कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने की मशीन खरीदी, कितना डेप्रिसिएशन लगा, कितने का लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है। दूसरा आपसे कह रहे हैं हाउ ईच ऑफ द आइटम रिलेटेड टू मशीनरी विल बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। भाई मशीन से रिलेटेड ये आइटम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे दिखाए जाएंगे ये आपको बताना है। ठीक है बेटा? क्लियर? तो देखो, इसी से रिलेटेड हम लोग मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो देखो बेटा, जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास मशीन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया गया है, आपसे मशीन से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी की। मैंने कुछ चीजें पूछ रहा था कि भाई मशीन कितने की खरीदी, कितने का डेप्रिसिएशन है, कितने का लॉस है, और दूसरा ये पूछ रहा है कि मशीन से रिलेटेड आइटम्स को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां और कैसे दिखाओगे। तो इसके लिए कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप केवल और केवल अकाउंट बनाओ, उनसे जो इंफॉर्मेशन निकलेगी उसको सेकंड पार्ट में एज ए नोट आप रिप्रेजेंट कर देंगे। देखो बेटा, पहले तो आप मशीन से रिलेटेड अकाउंट बनाओ। देखो, इस क्वेश्चन में दो अकाउंट आपको बनाने, एक तो मशीनरी अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मशीनरी अकाउंट और सेकंड
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, देखो दोनों के बैलेंस अलग अलग दिए गए हैं तो दोनों अकाउंट भी आप डिफरेंटली बनाएंगे। जैसे सबसे पहले आप बनाएंगे मशीन अकाउंट। मशीन के दो बैलेंसेस आपको गिवन है 31 ऑफ मार्च 2018 के और 19 के। आपको पता है मशीन का डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितने का गिवन था? 5 लाख रुपीस का, और क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कितने का दिया हुआ है? 6 लाख रुपीस का। ठीक है, इसी प्रकार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आपको गिवन है। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी होती है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 164 का, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 180 का, वो इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 180। ठीक है बेटा, अब देखो इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दी गई थी कि भाई ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख, एक मशीन जिसकी कॉस्ट 1 लाख। अब एक बात देखो कि जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको दिया जाता है तो उस केस में एसेट्स अपनी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाई जाती है। तो अब ये कह रहे हैं कि एक मशीन जिसकी वैल्यू 1 लाख थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग ₹44 दैट वाज सोल्ड फॉर ₹30,000। उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि आज तक का डेप्रिसिएशन 44 था, जिसको हमने 30,000 में सेल आउट किया। अब ध्यान करो, प्लस वन में भी हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ा था। जब हम किसी एसेट्स को बेचने जाते हैं तो सबसे पहले उस एसेट्स का आज तक का जितना भी डेप्रिसिएशन होता है उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठा के मशीन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे जो मशीन बेच रहे हो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 44। उसको मशीन अकाउंट से उठाओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से उठाओ और मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करो। एंट्री क्या होगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा? टू मशीनरी अकाउंट। कितना? 44,000। इसी प्रकार यहां पे लिखा जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट? 44,000। ठीक है बेटा, डबल पोस्टिंग कर दी, इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में और कहीं नहीं आएगा। अब ये कहता है कि दिस मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹30,000। भाई हमने इस मशीन को 30,000 रुपीस में सेल आउट किया। 30,000 रुपीस में मशीन को सेल आउट करोगे, एंट्री क्या होगी? पैसा आ रहा है, मशीन जा रही है, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा? सॉरी, बैंक टू मशीन, मशीन के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। बेटा कितने में सेल किया गया उस मशीन को? 30,000 में। अब उस मशीन को बेचने से प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था? ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है। उस मशीन को बेचने से प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था? 1 लाख की मशीन थी, 44 आज तक का डेप्रिसिएशन, यानी कि उस मशीन की वैल्यू कितनी बच गई? 56 की जगह हमने उसको बेचा कितने में? 30 में। कितना बच गया? 26। तो 26,000 रुपीस उस मशीन को बेचने से क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज करोगे। एंट्री लॉस को स्टेटमेंट ऑफ P&L के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का लॉस हो रहा है उस मशीन को बेचने से? 26,000 का लॉस है। क्लियर बेटा? आगे बात समझे, और कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब आप टोटल करो, जैसे इस साइड का टोटल करोगे 7 लाख, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? 5 लाख। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीस का जो डिफरेंस है, उस 2 लाख रुपीस के डिफरेंस को क्या माना जाएगा? डेबिट साइड शॉर्ट है,
उसे क्या माना जाएगा, परचेज। तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज। बैलेंसिंग फिगर को क्या मान लिया गया, परचेज मान लिया गया। टोटल कर दो 7 लाख 7 लाख। इसी प्रकार इस साइड का टोटल कितना आ रहा है बेटा, इस साइड का टोटल आपके पास आ रहा है 224। 224 में से 164 माइनस करोगे, इस साइड 60,000 रुपीज कम पड़ रहा है। यहां पे जो 60,000 रुपीज कम पड़ रहा है उसे क्या माना जाएगा, दैट विल बी कंसीडर डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। और करंट ईयर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पे लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 60,000। टोटल कर दो 224, यहां पे भी 224। ये जो डेप्रिसिएशन आया है इसे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। कुछ बुक्स में बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L भी लिखते हैं। एक्चुअल में डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, लेकिन इसमें नेट एंट्री कर रखी होगी बुक में, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आप डेप्रिसिएशन लिख दो, स्टेटमेंट ऑफ P&L लिख दो, दोनों करेक्ट। ठीक है, ये हमने दोनों अकाउंट बना लिए। अब इन दोनों अकाउंट से जो इंफॉर्मेशन निकली थी कौन कौन सी, भाई 44 की तो डबल पोस्टिंग हो गई, ये तो जो मशीन बेची उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको तो कहीं और दिखाना नहीं। बाकी 30 में सेल किया था, 26 का लॉस हुआ था, 2 लाख रुपीस की परचेज की थी और 60,000 रुपीस का करंट ईयर डेप्रिसिएशन है। ये 4 इंफॉर्मेशन थी जो हमने इस अकाउंट से फाइंड आउट की थी। अब इन चारों इंफॉर्मेशन को कहां और कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा वो देखोगे। सबसे पहले सेकंड पार्ट में आपने जो 4 इंफॉर्मेशन निकाली थी उन इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कीजिए। सबसे पहले आपके पास एक दिया हुआ है सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीनरी ₹30,000। भाई आपने जो 30,000 रुपीज में मशीन को सेल किया था, उस सेल ऑफ मशीन को कहां पे दिखाया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कहां दिखाया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। एज ए कैश इनफ्लो, एज ए कैश इनफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एज ए कैश इनफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज ए कैश इनफ्लो। ठीक, दूसरा आइटम 26,000 रुपीज का क्या हो रहा था, लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ₹26,000। It will be added in operating activity। ठीक है, तीसरा आइटम 2 लाख रुपीस की परचेज थी, परचेज ऑफ मशीनरी ₹2 लाख। 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, इसको कहां दिखाएंगे, एज ए कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एज ए कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने निकाला था डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹60,000। It will be added in ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भाई इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किया। ठीक है बेटा, ये हमारे पास मशीन से रिलेटेड जो डिफरेंट आइटम्स हैं
उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है बेटा, तो देखो डियर, ये हमारे पास जैसे अब आगे की जो क्वेश्चन है 25 और 26, 25, 26, 27, ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग खुद करके देखेंगे एज ए प्रैक्टिस, क्योंकि ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आइटम है जिसमें डिफरेंट अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर मूव करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।